गवर्नमेंट कॉलेज बानवास से मैं BS मीणा सहायक आचार्य हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि BA द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें प्रयोजनमूलक हिंदी है, उसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लगभग तृतीय यूनिट तक, जिसमें संचार माध्यम और उनके प्रकार पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके साथ ही हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र में जो पुस्तक निर्धारित है या जो कविताएं आपको पढ़नी हैं, उनमें केशवदास का नाम प्रमुख है। यानी आपको रीतिकालीन काव्य पढ़ना है और रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से जो कवि हैं केशवदास, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। केशवदास का जो जीवन परिचय है, इसके बारे में बताया जाता है कि 1555 से 1617 ईस्वी के मध्य ये इस धरती पर रहे और इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। ये राजा रुद्रप्रताप के आश्रित सनाड्य ब्राह्मण पंडित कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ के पुत्र थे तथा ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह इन्हें अपना गुरु मानते थे। शुक्ल ने इनका समय संवत 1612 से 1674 विक्रम संवत के आसपास माना है। यदि इनकी रचनाओं की बात की जाए तो उसमें रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्श और छंदमाला, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की। और इनके साथ ये अलंकारवादी आचार्य थे और इनके साथ एक तमगा लग गया। वो तमगा आपसे बतौर प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रेत एक शक्तिशाली आत्मा होती है। प्रेत आत्माएं जिनको हम कहते हैं बहुत शक्तिशाली होती हैं कि प्रसन्न हो जाएं तो बहुत कुछ दे सकती हैं। लोक जनशक्ति में इस तरह की बातें होती हैं, तो वहाँ से इसका संदर्भ हम ले सकते हैं, इसका अर्थ हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक वैसे ही कठिन काव्य, दुरूह काव्य, क्लिष्ट काव्य का सृजन, उसका रचना करने का हुनर रीतिकाल के इस कवि के पास था। इन्होंने ब्रजभाषा में रचना की। यद्यपि ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, तथापि भी उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसमें आपको बुंदेली, अवधी, अरबी, फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं या वो उनका समावेश उस रचना में होता है। अधिक छंदों के प्रयोग के कारण इनकी जो रचना है रामचंद्रिका, उसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब एक नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो वह है रामचंद्रिका। या फिर कठिन काव्य का प्रेत किस रीतिकालीन कवि को कहा जाता है, तो वह है केशवदास। इनका मानना था, कवि प्रिया में ये कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनुन विराज ही कविता बनिता मित। सार या भाव ये है कि चाहे कितनी भी सुशील और सुंदर स्त्री हो, लेकिन आभूषण जो होते हैं, गहने जो होते हैं, परिधान जो होता है, उसकी शोभा में चार चांद लगा देते हैं।
ठीक इसी प्रकार से कविता कितनी भी भावपूर्ण, प्रभावपूर्ण और श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन बिना अलंकार के उसका सौंदर्य निखर नहीं पाता है। कहने का आशय यह है कि वो कविता में अलंकार की अनिवार्यता के हामी भरते हैं, उसकी हिमायत करते हैं। इनके बारे में विद्वानों ने अलग अलग बातें कही। शुक्ल ने कहा कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो एक उक्ति, वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध, पटुता उनमें कुछ भी न थी। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं कि रामचंद्रिका में न तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो सकी और न ही उसमें ऐसी महत प्रेरणा ही दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की थी। ये विद्वानों की अपनी अपनी राय है कविवर केशव के बारे में, जिससे हम उनकी महत्ता, विशेषता को समझ सकते हैं कि इतने बड़े विद्वानों ने इस महान रीतिकालीन कवि के बारे में अपनी बातें रखी। इससे ये सुस्पष्ट है कि केशव बहुत गुणी, बहुत ज्ञानी, भाषा पर बड़ा अधिकार रखने वाले प्रकांड पंडित कवि थे। यही कारण है कि उनकी आलोचना भी कम नहीं होती है। खैर, बहरहाल हम बात करते हैं उनकी रामचंद्रिका पर, कि जो कि उनका सर्वाधिक सबसे चर्चित ग्रंथ है। और उस रामचंद्रिका में भी उनको जो प्रसिद्धि हासिल हुई, जो सिद्धि उनको हासिल हुई, या जिसके लिए उनकी चर्चा की जाती है, जिसके लिए इस ग्रंथ को जाना जाता है, उसमें आता है उसकी संवाद योजना। शुक्ल जी ने कहा है कि इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दापपेचों का आभास भी प्रभावपूर्ण है। तो इस तरह से ये केशव की कविता के बारे में और केशव के बारे में संक्षेप में जानकारी है। ये जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है कि जब किसी कवि की कविता या उसके प्रश्नों को हम हल करें तो उस कवि के बारे में हमें पता तो होना चाहिए। अब हमने उन कवि के बारे में कुछ समझा, साथ ही विद्वानों के विचार भी उन कवि के संदर्भ में देखे, और इन सब से एक मिलीजुली राय हमारी बनती है, जिसको कि आप उत्तर में लिख सकते हैं। तो केशव की संवाद योजना में पात्रानुकूलता, व्यंजना, संक्षिप्तता, राजनीति, सरल भाषा, नाटकीयता, स्वाभाविकता, प्रेषणीयता, चित्रात्मकता का गुण सहजता से देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शिष्या राय प्रवीण के काव्यशास्त्र सिखाने के लिए कविप्रिया, रसिकप्रिया और छंदमाला तीनों ग्रंथों का वर्णन किया था। उनकी जो रसिकप्रिया रचना है उसमें 16 प्रकाशीय यानी अध्याय हैं, कविप्रिया में भी 16 अध्याय हैं। छंदमाला के प्रथम भाग में 77 वर्णवृत्तों छंदों का और द्वितीय भाग में 26 मात्रावृत्त के लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी जो रचना कविप्रिया, उसमें कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रशस्ति संबंधी अनेक छंद समाविष्ट हैं। और एक विचार इतिहासकार डॉक्टर नगेंद्र हैं जो कहते हैं कि भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, और प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था। आप डॉक्टर नगेंद्र के इस मत का उल्लेख अपने प्रश्न की मांग के अनुरूप रख सकते हैं। इससे आपके विषय के प्रति ज्ञान का पता चलता है। यदि आप इस तरह के विद्वानों के विचार या आलोचनात्मक उत्तर आप लिखते हैं तो इससे परीक्षक को ये एहसास होता है कि विद्यार्थी ने गहराई से पढ़ाई की है, और उसका एक तादाद में स्थापित होता है, और वो बड़ी गंभीरता से फिर आपकी पुस्तक को जांचता है। और मुझे लगता है कि यदि इस तरह का विश्लेषण आप अपने उत्तर में दर्शाते हैं तो कभी जो परीक्षक है वह भी उदार मना
होता है और आपको अच्छे अंक देता है। तो इसलिए आप किसी कवि की कविता को पढ़ने के साथ साथ उस कवि का व्यक्तित्व आपको पता होना चाहिए, उसका कृतित्व आपको पता होना चाहिए, उसकी कविता का अनुभूति पक्ष आपको पता होना चाहिए। और यदि इस तरह की चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, उसके कविता के अनुभूति और सेल्फिश पक्ष को आप पढ़ लेते हैं, उस कवि के बारे में आप जान लेते हैं, उस कवि की कविता की विशेषताएं आप जान लेते हैं, तो प्रश्न चाहे जैसे भी आ जाए आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। तब आपको वहाँ बैठे रहने की नौबत नहीं आएगी, आप उसमें लिख देंगे। लेकिन यदि आप सतही पढ़ेंगे तो फिर यदि जरा सा भी प्रश्न घुमा दिया तो आप उसमें लिख नहीं पाएंगे। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप थोड़ा अध्ययन जो है उसकी गहराई को बढ़ाएं। और ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में हम अन्य वीडियो व्याख्यान में किसी अन्य विषय क्या, अभी तो केशव का ही बाकी है, तो इनके किसी अन्य पहलू पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।